वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं एजुकेशन मिस्ट्री। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस चकबंदी लेखपाल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट यानी सोल्ड प्रैक्टिस पेपर 3 विद शॉर्ट ट्रिक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखें अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आएगा भाग फर्स्ट, सामान्य हिंदी। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो आप जानते ही हैं, श श है, ये तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। यर लेव, छत्र ज्ञश्र च छ जय जय, तो ये तो संयुक्त व्यंजन है। और च छ जय जय तालव्य व्यंजन है। तो यर लेव इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हुआ बी। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो कौन से विलोम शब्द का जोड़ा गलत है? घात प्रतिघात, प्रसारण संकुचन, शाश्वत सदैव, खग मृग। तो शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला, सदैव तो ये दोनों एक जैसे हैं यानी विलोम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हुआ सी। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन या संख्या प्लस गमन। तो इसका सही आंसर है सखी प्लस आगमन। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा किसी विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थात, अर्थांतरन्यास, विशेषोक्ति। तो इसका आंसर है सी, अर्थांतरन्यास। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामा यानी उच्च कोटि का वाक्य है। माता पिता पूज्यनीय हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो आप जानते हैं माता पिता पूज्यनीय हो है, तो पूज्यनीय तो होता नहीं है, पूजनीय होता है। तो माता पिता पूजनीय है, तो यही अशुद्ध वाक्य है। छायादार शब्द विकास उदाहरण है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो इसका आंसर है आपका संकर शब्द। संकर शब्द आप जानते हैं कि न कहते हैं, जब दो अलग अलग, जब जैसे इसमें दो शब्द हैं छाया और दार। छाया जो है शायद अरबी शब्द है ये, तो यहाँ छाया जो है, छाया ये यहाँ संस्कृत शब्द है। और दार जो है, इसमें दार फारसी शब्द है। तो जब दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने, शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है, तो वहां संकर शब्द होता है। जैसे आपने सुना होगा रेलगाड़ी, तो रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द का है और गाड़ी हिंदी शब्द का है। तो जब अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई नया शब्द बनता है, अलग अलग भाषाओं से कोई शब्द लिया जाता है और उससे शब्द बनता है, तो वहां संकर शब्द होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो समूह तो आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन होता है। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें पुस्तक और गंगा आ रहे हैं जो कि बहुवाचक नहीं है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो यही सही सा लग रहा है। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इसमें सूर्य भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर हुआ रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। जब हम किसी के लिए कपड़े खरीदते हैं तो इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कर्ता। तो जब हम किसी के लिए कपड़े खरीदते हैं तो वहां होता है संप्रदान कारक। किसी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो आप जानते हैं कि रस का जो बेसिक आधार होता है वो स्थायी भाव होता है। तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाएगा? फिर स्थायी भाव की। तिरंगा में कौन सा समास है? तो ये तो आप जानते हैं कि इसमें शुरू में 3 आ रहा है, तो यानी जब शुरू का शब्द किसी संख्या को प्रदर्शित करे तो वहां क्या होता है? द्विगु समास। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण, रग।
तो पाहन पाषाण तो पत्थर के है ही, और उपल भी होता है, तो इसका आंसर हुआ उरग। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो यानी एरर ना हो तो उस डी भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं। तो आप जानते हैं कि अनेक आ रहा है तो उसके साथ अध्यापकों तो हम लिखते ही नहीं है, तो अनेक अध्यापक लिखते हैं, तो आंसर हुआ ए। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो इसका आंसर है आपका अलुक तत्पुरुष, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो इसमें आप जानते हैं कि अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, जो पहला पूर्व पद होता है उसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। जब राम सीता से सुंदर है यानी राम की तुलना सीता से की जा रही है, तो जब किसी की तुलना किसी से की जाती है तो वहां अपादान कारक होता है, या अपादान कारक में अलगाव भी होता है। जब अलगाव दिखाया जा रहा हो, जैसे हिमालय गंगा से निकलती है तो वहां अलगाव शो हो रहा है यानी अलग हो रही है, तो वहां भी अपादान कारक होता है। या समानता दिखाई जाती है तो भी अपादान कारक होता है। सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच प्लस शास्त्र, शास्त्र तो कोई शब्द नहीं होता, तो ये दोनों तो गलत हो गए। सत्य प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र, तो इसका आंसर हुआ बी, सत्य प्लस शास्त्र। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं कह रहा है कि अपने आप वस्त्र साफ करता हूँ, तो मैं की बात जहाँ पे होती है तो वहां निजवाचक होता है, तो इसका आंसर हुआ सी। कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, विवरण, उपदेशक। तो ये तीनों तो होते हैं, उपदेशक नहीं होता। शैतान की आंख, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका आंसर है बहुत लंबी वस्तु, आंसर बी। किस विराम चिन्ह, ये किस विराम चिन्ह का द्योतक है, यानी ये किसको इंडिकेट करता है, कौन से विराम चिन्ह को? तो आप जानते हैं कोष्टक चिन्ह है ये, तो आंसर हुआ ए। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, सामान्यभूत, संदिग्धभूत। अब यहाँ आप देखो मैं खा रहा था, तो यानी अभी खाना खा रहा है ना, काम पूरा नहीं हुआ, तो अपूर्ण तो हो ही गया, और अपूर्ण सिर्फ इसमें आ रहा है। आगे देख लो था यानी पास्ट की बात चल रही है, भूत भी जुड़ा हुआ है, तो आंसर हुआ बी। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका होता है उत्प्लस डयन। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्थसम, तद्भव, देशज। इसका आंसर है तद्भव। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या ढाढ़स बंधाना। तो इसका आंसर है राह न सूझना। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24, और यहाँ पूछ रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, निर्वेद। आंसर हुआ डी। अब क्वेश्चन नंबर 25, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। तो अशुद्ध भाग का चयन करना है। देखो यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। अपनी परिवार क्या होता है? ये होता है और अपने परिवार की भलाई चाहते हो, तो इसका आंसर हुआ आंसर बी। अब आपका आ चुका है भाग सेकंड गणित पोर्शन, और इसका है 26 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। 270 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति आंशिक रूप से बस द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा तय करता है, यानी आधी बस से तय करता है और आधी कुछ दूरी बस से तय करता है, बाकी की दूरी कार से तय करता है। उसने 1/3 भाग की दूरी बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से की। यदि कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो पूरी दूरी कितने समय में तय की? अब 1/3 भाग दूरी उसने बस से तय करी, तो 270 का 1/3 भाग कितना हो गया? 90। तो 90 किलोमीटर की दूरी उसने किससे तय की? बस से। कह रहा है यदि कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी दूरी कितने समय में तय की? तो बस से उसने कितने समय में तय की? 90 किलोमीटर। तो यहाँ आप चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा दें।
तो चाल बराबर दूरी बटे समय का आपने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ 1/3 बस से करी तो 270 का 1/3 90 हो गया। तो 270 का 90 चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ समय कितना लगा, बस से कितने समय में दूरी तय की, 30 किलोमीटर की स्पीड से चली बस, तो 90/30 3 घंटा आ गया। बाकी बची दूरी, अब 1 में से आप 1/3 माइनस कर दो तो 2/3 बची, 2/3 ये कह सकते हो आप 90, 270 में से आप 90 माइनस कर दो तो 180 आ गया। तो 180 किलोमीटर कार से तय की और कार की स्पीड 45 थी, तो ये आ गया 4 घंटे। तो बस से करी 3 घंटे में और कार से करी उसने 4 घंटे में, तो टोटल टाइम कितना लगा, 7 घंटे लगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया 26 का आपका आंसर जो आ गया है वो आ गया है आपका 7 घंटे। चलिए अब आते हैं 27 पर। कह रहा नीचे दिए गए चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है आपका पाई चार्ट, यहाँ संतरा 140 डिग्री, सेब 90 डिग्री, केला 70 डिग्री। तो कह रहा चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण है, आपको पता है तीनों सर्किल का पूरा जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है। तो 140 और 70 कितना हो गया, 210, 210 और 90 300, बाकी बचा कितना 60। तो चेरी कितने को दर्शाएगा, 60 को, तो आंसर हुआ 60। यदि 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो यहाँ कह रहा है कि 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 45 के, तो 140 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ हम दिखा देते हैं, यहाँ 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है, 45 के, तो 1 डिग्री की वैल्यू 45/90, तो 140 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 70। तो इसका आंसर आपका हो गया 70। 28 का आपका आंसर हो गया 70। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहते हों। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचते हैं। तो आप 122 में से 2 माइनस कर दो, 120 आ गया, और 243 में से 3 माइनस कर दो, 240 आ गया। तो अब आप इनमें से बड़ी संख्या देखो, तो देखिए जो इन दोनों को भाग कर दे, 120 को और 240 को, तो वो संख्या तो 120 ही है जो दोनों को भाग कर दी और बड़ी से बड़ी भी है 4 ऑप्शन में, तो इसका आंसर हुआ 120। किसी बाल्टी में 66 से ही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता कितनी है, क्षमता कितनी है। तो बाल्टी में अगर बाल्टी इतनी भरी होने की तुलना में इतने परसेंट भरी हो, 80%, तो 2 लीटर पानी ज्यादा आता है, तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दे दिया, 2 लीटर के। तो बाल्टी की क्षमता पूछ रहा है कि उसमें कितना पानी आ सकता है। तो चलिए दिखाता हूँ। दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। अब यहाँ आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 66 से ही 2/3% की वैल्यू 2/3 के बराबर होती है। यहाँ से परसेंटेज हटाया, यहाँ गया नीचे 100, दोनों का इसे काट दिया ऊपर नीचे, ये आ गया 4/5, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब इसमें एलसीएम ले लिया आपने 15, तो यहाँ आ गया 5 के 15, 3 चौक 12, तो यहाँ आंसर आ गया 2/15 बराबर 2 के। तो अब आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब आप परसेंटेज में, अगर आप इसे परसेंटेज में निकालते तो आप यहाँ 100% की वैल्यू निकालेंगे, और जब आप परसेंटेज हटा देंगे तो पूरे की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये इधर जाके 15/2 हो गया, यहाँ आंसर आ गया आपका 15 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 15 लीटर आंसर आपका हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका 30 का 15 लीटर। 31, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बस आप ध्यान रखें कि 10% की कमी होने पर
एक व्यापारी इतने रुपये में इतने किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं अब आपको। यहाँ जो 10% की कमी आई आप उसे ऐसे रख देंगे। अब जो रुपये की बात कर रहा है, रुपये आप ऐसे के ऐसे ऊपर रख दें, और नीचे जितनी चीनी अब फालतू आती है कमी होने पर वो आप यहाँ रख दें। उसके बाद 100 में से इस 10 को घटा दें, क्योंकि 10% की कमी हो रही है, उसे यहाँ लिख दें 90। अगर कहता 10% की वृद्धि हो रही है तो आप यहाँ 100 में 10 जोड़ के लिखते 110 हो जाता। आप इसे सोल्व कर दें, ठीक है। 25 निम्मा 225, 900 आ जाएगा। 90 से 900 को काट दें तो आंसर आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर आपका आंसर हुआ 32। एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। इस निवेश से उसे किस ब्याज दर पर लाभ मिल रहा है। एक आदमी ने एक मकान खरीदा और उसका वार्षिक किराया मान लिया 100 रुपये बैठा आपका। जब वार्षिक किराया 100 रुपये बैठा तो 40 वो किसी को उधार दे देता है किसी रेट पर, तो 40 गुना वो उसे पे करता है, यानी उसे 40,000 रुपये उसे वो पे कर रहा है। तो सवाल की लैंग्वेज समझ आ गई। और वो कह रहा है कि उसने किस रेट पर उसे दिया जिससे उसे उस रेट पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो चलिए, यहाँ इसने माना है कि वार्षिक किराया 100 रुपये है, तो यहाँ इसने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसने जो दूसरे को दिया इसका 40 गुना से पे कर रहा, तो ये उसके लिए मूलधन हो गया, ठीक है। तो ये 40x मूलधन गुणा दर, और 1 साल के लिए लगाया तो 1/100 बराबर किसके हो जाएगा, जो ब्याज आया 1 साल का x। तो आप इसे सोल्व कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2.5%। तो इसका आंसर आपका आ चुका है 32 का 2.5%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का औसत खर्च 5,000 रुपये है और अगले 7 माह का 5400 रुपये है। वह पूरे वर्ष में 2300 रुपये की बचत करता है, तो उसकी औसत मासिक आय है। तो पहले 5 महीने का औसत खर्च 5,000 रुपये, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगले 7 महीने का जो है वो 5400 रुपये, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और बचाता कितना है 2300 रुपये। 2300 रुपये और इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे। अब कह रहा औसत मासिक आय यानी कि महीने की आय। एक साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे उसे महीने की आय निकालने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं 5 गुणा 5,000 प्लस 7 गुणा 5400 प्लस 2300 रुपये जो बचाता है। तो एक महीने की आय उसकी कितनी हो गई, 12 से इसने डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। होल कर देना आप, इसका आंसर आ जाएगा 5425 रुपये। आपका आंसर आ चुका है 5425 रुपये 33 का। अब 34, एक त्रिभुज के कोणों का मान 2, 7, 11 के अनुपात में है, तो कोणों का माप क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, तो 2 + 7 9, 9 + 11 20, 20 बराबर 180, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब त्रिभुज के कोण क्या हो गए, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 9 की गुणा 11 में करोगे 99, तो आंसर इसका हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 35, रजनी और प्रीति किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में रजनी का भाग होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो रजनी और प्रीति 15 और 10 दिन में करती हैं किसी काम को, तो माना रजनी 15 दिन में करती, प्रीति 10 दिन में, तो दोनों का एलसीएम 30। तो एक दिन का काम क्या आ गया, 15 से डिवाइड कर दो 30 को, 2। रजनी का एक दिन का काम 2, प्रीति का इसी तरीके से 3 आ जाएगा, 10 या 30। दोनों का रेशियो क्या बना एक दिन का, 2 और 3। अब दोनों की जो वैल्यू दे रखी है 3 और 2 5, दोनों की 30,000 के बराबर दे रखी है। एक की वैल्यू आ गई इतनी। अब किसकी निकालनी है आपको निकालनी है कि रजनी का हिस्सा। तो रजनी का हिस्सा कितना है यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे सोल्व कर दो, ये आ जाएगा 12,000। 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 12,000 इसका आंसर। 35 का आ चुका है आपका आंसर 12,000। अब हम चलते हैं
अब हम आ चुके हैं 36 पर। तो यहाँ 36 में कह रहा है कि एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरता है, उड़ान आरंभ करता है और 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो उसकी सामान्य गति कितनी थी? तो माना उसकी सामान्य गति s किलोमीटर थी, तो 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1500 बटे s, और अगर चाल बढ़ा दी जाए तो 1500 अपॉन s प्लस 250, और दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? आधे मिनट के बराबर होगा। यहाँ हमने s मान ली, तो मान लिया पहले s थी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना हुआ? दूरी हो गई 40 से डिवाइड कर दी 1500 बटे s। अब आपने स्पीड में बढ़ोतरी कर दी 250 की, तो 1500 s प्लस 250, दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट का। अब एक मिनट में 1/60, घंटे से 60 से भाग कर दिया, तो ये आपका आ गया 1/2, इसमें से 1500 कॉमन ले लिया, और यहाँ ये नीचे ये एलसीएम बन गया, s से s कट गया, 250 बचा। अब 1500 गुणा 250, और ये 2 इधर आ गया, गुणा 2, और ये इधर चला गया नीचे वाला पोर्शन। अब आपने इसे खोल दिया, ये बन गई आपकी क्या? द्विघात इक्वेशन। यहाँ हमने 250 को 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, 5 गुणा 50, 250, जिससे कि 50 दूनी 100 और 15 पंजे 75, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाए। ये द्विघात इक्वेशन बन गई, दो घात की इक्वेशन। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जो माइनस करके यहाँ पर 250 आ जाए, तो 1000 और 750, दोनों को आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा? प्लस का 250 आ जाएगा। अब इन्हें 0 से पहले मानो आप, जब ये 0 से पहले तो ये प्लस का 1000, ये माइनस का 750, जब भी तो इन दोनों को जोड़ के आप इन दोनों को आप जोड़ोगे तभी तो 1000 में 750 घटाओगे तभी तो 250 आएगा। अब इसने 0 के राइट साइड में ले जाओ, तो ये प्लस का 750 हो गया और ये माइनस का 1000, तो आंसर जो है प्लस वाला होता है। आप इसे यहाँ रखकर भी सोल्व कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मली सोल्व करते हो। तो चलिए आपका आंसर आ चुका है 750। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ चुका है 750। अब क्वेश्चन नंबर 37, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की मात दे देता है। इसका मतलब है कि ए बी को, अगर ए 1000 मीटर दौड़ता है तो बी कितने मीटर दौड़ेगा? 950 मीटर। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 10 मीटर की मात दे देता है। बी अगर 500 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा? 490 मीटर। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर की मात देगा? तो इनका हम रेशियो बनाएंगे, देखते हैं किस तरीके से। जब ए 1000 मीटर दौड़ की पूरी करता है तो बी 950 मीटर की पूरी करेगा, तो दोनों में रेशियो क्या हुआ? ये। तो यहाँ इसे सोल्व कर दिया, 20/19। इसी तरीके से बी का रेशियो बना लिया, तो बी का रेशियो ये बन गया B/C। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो A/C आ जाएगा, तो ये आ गया। तो यानी अब इसका मतलब ये है ए 1000 मीटर की दौड़ पूरी करेगा तो सी 931 मीटर की दौड़ पूरी करेगा। तो अब जब ए 400 मीटर दौड़ेगा तो यहाँ लिख लो आप, जब ए 400 मीटर दौड़ेगा तो यहाँ इसने दे दिया है A/C का रेशियो कितना है? 1000/931, ठीक है। और ए कह रहा है कि 400 मीटर दौड़ेगा, तो आप इसे इधर ले जाओ या C/A कर लो, ये हो जाएगा 931/1000, 931/1000, और ए की वैल्यू यहाँ आप 400 रख दोगे, क्योंकि जब आप इसे C/A करोगे 931/1000 और ए ऊपर पहुंच जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ कह रहा है 400 मीटर दौड़ेगा, तो सी कितने मीटर दौड़ेगा? तो सी दौड़ेगा 372.4 मीटर। तो अब यानी कि अब ए कितना आगे है? 400 में से आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, 27.6 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर आ गया 27.6 मीटर। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
या आपसे कोई अच्छी ट्रिक आती है इन सवालों को सोल्व करने की, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो भी आप अपने पेन को पेपर पर कॉपी पर इन सवालों को सोल्व करके उसको फोटो खींच के भेज सकते हैं। समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एक वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो समान माप के 6 वर्ग हैं जिनका सबकी भुजा क्या है, बराबर है, और उनका क्षेत्रफल है 6 वर्गों का 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक वर्ग का क्या क्षेत्र परिमाप होगा? एक सेकंड, मुझे लगता है कि तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 हमने यहाँ वर्ग बना दिए हैं जिनकी भुजा क्या है, ए। तो सबकी भुजा बराबर होगी, तो सबका जो स्क्वायर हुआ जोड़कर सबका जो क्षेत्रफल हुआ 6a का वर्ग हो गया, जो बराबर दे रखा 294, तो a का वर्ग बराबर कितना हो गया, 49। a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा, तो 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ 38 का आंसर आ चुका है आपका 28 सेंटीमीटर। एक गांव का पटवारी कुछ दूरी पैदल चलकर वहां से साइकिल पर वापस कुल 5 घंटे 23 मिनट में आ पाता है। एक गांव का पटवारी कुछ दूरी पैदल चलता है और साइकिल से वापस कुल 5 घंटे 23 मिनट में आ पाता है। यदि मैं दोनों पैदल चलकर जाता तो उसे 6 घंटे 17 मिनट लगते, तो साइकिल पर आने जाने में उसे कितना समय लगा? तो यहाँ देख लीजिए, दोनों ओर पैदल जाने में उसे लगा समय 6 घंटे 17 मिनट। तो एक और पैदल जाने में इसका आधा कर दो, 2 तिया 6, और इसे 16 मिनट बना लो, तो 2 अट्ठे 16, बची 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 को जब सेकंड को आप 2 से भाग करोगे 30 सेकंड। अब पैदल जाने और साइकिल से वापस आने में लगा समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटे 23 मिनट। तो साइकिल से आने में लगा समय कितना है, तो आप इसका एक और पैदल जाने का समय इसमें से माइनस कर दोगे, तो साइकिल से वापस आने में लगा समय आ जाएगा 5 घंटे 23 मिनट में से इसे माइनस कर दो, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ बना लो 22 मिनट, 22 मिनट में 60 मिनट गए 14 मिनट, और 1 मिनट में इसे बराबर कर लो 60 सेकंड के, तो 60 सेकंड में से 30 सेकंड गए 30 सेकंड। अब दोनों तरफ साइकिल से यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, 14 दूनी 28 और 2 तिया 6, तो 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर, और 28 और 1 29, तो 4 घंटा 29 मिनट। तो दोस्तों 39 का आंसर आ चुका है 4 घंटे 29 मिनट। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या हुई, 4 गुणा भुजा, परिमाप 4 गुणा भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, वर्ग की चौड़ाई हो या लंबाई हो, तो वो तो बराबर ही होती है, तो जो कि कितनी आ गई है यहाँ से 5 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई की दुगनी क्या है, लंबाई है, यानी कि 5 दूनी 10। तो अब आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 पंजे 50, तो आंसर हुआ 20। एक संतरे का मूल्य 5.5 तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1.5 दर्जन संतरे और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य है। तो एक संतरे का मूल्य 5.5 है, 5 रुपये 50 पैसे है, तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो गया, तो 1.5 दर्जन में कितने बैठेंगे, 18 संतरे, 18 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, तो 1 प्लस 3/4 कितना हो गया, 7/4, तो 7/4 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो और उन दोनों को जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 229। तो चलिए दिखाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, वीडियो को पुश करके, सॉरी आपका आंसर आ जाएगा 239। ठीक है, तो आपका आंसर हो चुका है 239। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42, और यहाँ दिया हुआ है एक स्कूटर सवार एक्स
से 8 बजे प्रातः रवाना होता है, यानी सुबह 8 बजे निकलता है और y की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। एक अन्य स्कूटर सवार y से 9 बजे प्रातः x की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यदि दोनों स्थान एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो वे कितने बजे मिलेंगे? तो अब x से एक व्यक्ति चला 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरा y से चला 9 बजे सुबह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ दोनों के बीच के डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। अब ये पहले 1 घंटे पहले चल देगा तो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा? 4 बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ क्या होगी? दूरी गुणा 1 घंटा यानी समय। तो ये क्या आ गई? दूरी, सॉरी यहाँ ये होगी इसकी स्पीड और गुणा 1 घंटा समय। आ गई दूरी 40 किलोमीटर। तो अब बची कितनी? 180 किलोमीटर। तो अब 180 किलोमीटर दोनों कितने समय में कवर कर लेंगे? तो जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे और दूरी 180 किलोमीटर है और समय नीचे आ गया। तो समय कितना आ गया? 50 40 90 और 90 को 180 से भाग कर दो 2 घंटे। तो यानी कि 9 बजे से 2 घंटे बाद वे मिलेंगे। तो कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका आ चुका है 11 बजे पूर्वाह्न। अब आपका आंसर है, अब क्वेश्चन नंबर आ गया 43। किसी पिज्जे का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जे को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जे का कितना भाग मिला? तो पिज्जे का 1/4 भाग तो रेनू ने खा लिया, बचा कितना भाई? 3/4 बचा ना। तो 3/4 भाग को कितने बच्चों में बांट दिया? 12 बच्चों में। तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितना है? तो 3/4/12। तो कितना हो गया? 1/16 आंसर आ गया। चलो दिखा देते हैं सॉल्यूशन भी। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने सवाल को समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 44। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदो तो एक संतरा कितने का खरीदा? 4 रुपए का। तो 12 संतरे कितने के हो गए? 12 चौक 48 रुपए के। तो 60 रुपए प्रति दर्जन यानी 12 संतरे 60 रुपए के बेच दिए। तो 48 के खरीदे, 60 के बेचे, कितने का प्रॉफिट? 12 रुपए का प्रॉफिट। कितने पर? जो खरीदते हैं उसी पर तो होता है, यानी 48 पर। तो 12/48 1/4 11% में बदलना है प्रतिशत लाभ, तो 100 से गुणा कर दो 25 आंसर आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं क्या हैं? तो आधार दे दिया 24 सेंटीमीटर और परिमाप दे दिया 60 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज है। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसमें आधार दे रखा 24। तो हमने इसका कर्ण और इसका लंब मान लिया xy। तो तीनों का परिमाप भी दिया हुआ है 60। तो तीनों का योग कितना हो गया? तीनों भुजाओं का योग 60। तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आ गई? 36। 24 घटा देंगे 60 में से। तो अब इसमें लगा दी हमने पाइथागोरस प्रमेय। तो y² बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से आ गया y² - x² बराबर 24 का स्क्वायर डायरेक्ट याद होना चाहिए 576। तो इसे a का वर्ग माइनस b का वर्ग तोड़ ले, a - b a + b। x + y की वैल्यू ऊपर से रख दी 36, जो कि ऊपर आई थी, हाँ 36 आई थी ना ऊपर, यहाँ ये 36। तो यहाँ से y - x आ गया 16। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। y + x बराबर 36, y - x बराबर 16। तो दोनों को सोल्व करने पर yx की वैल्यू आ गई 26 और 10। तो 45 का आंसर आपका आ चुका है, आंसर डी। यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि xy का स्क्वायर रूट बराबर 10, तो x + y का मान नहीं हो सकता है। यानी यहाँ अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा? xy बराबर 100। तो अब हम xy के ऐसी वैल्यू लेंगे जिनका दोनों का जो योग है वो इनमें से बन नहीं सकता। अगर हम दोनों वैल्यू का योग करेंगे तो वो इनका मान नहीं हो सकता। तो देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया
तो अब यहाँ आ गया 100 के हमने कर लिए प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 4 5 गुणा 5। अब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 तो 10 प्लस 10 एक तो 20 बन जाएगा। ऑप्शन में 20 भी दिया हुआ है, जबकि x प्लस वाई क्या है 20 नहीं बन, x प्लस वाई का मान जो है विकल्प में से नहीं होना चाहिए। तो 10 गुणा 10 करा 20 आ गया। और इसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 और 5 25 25 भी दिया हुआ है। अगर हम एक वैल्यू 5 दूनी 10 दूनी 20 लें और दूसरी वैल्यू 5 लें 20 ले यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 तो 20 पंजे 100 आ जाएगा। तो जबकि 25 तो विकल्प में दिया हुआ है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 5 पंजे 25 2 दूनी 4 एक 25 लें दूसरी 4 लें तो 25 और चौका 100 लेकिन 25 प्लस 4 29 तो दिया हुआ है। तो आंसर जो बचा तीसरा वाला वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका आ चुका है 46 का 50, क्योंकि 20 भी आ रहा तो 29 फिर 25 भी। 47 लकड़ी के एक लट्ठे को 2.3 मीटर लंबा 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटाई में घनाभ आकार में काटा गया। इसका आयतन 1.104 घन मीटर है। इस घनाभ से इतने मीटर इतने मीटर और इतने मीटर आयताकार आकार के कितने तख्ते बनेंगे। तो तख्तों की संख्या निकालनी है तो घनाभ का आयतन बटे तख्ते का आयतन। तो 1.104 को डिवाइड कर देना आप इन तीनों की मल्टीप्लाई से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ इन तीनों की मल्टीप्लाई से आप इसे डिवाइड कर देंगे घनाभ का आयतन बटे तख्ते का आयतन तो तख्तों की संख्या 16 आ जाएगी। तो यहाँ पर तख्तों की संख्या आ चुकी है आपकी 47 का ए आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 48 0.03 प्लस 0.02 इंटू मल्टीप्लाई 0.02 प्लस 0.05 माइनस 3.02 डिवाइड बाई 0.03 प्लस 0.02 प्लस। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ बनना है प्लस c का क्यूब माइनस 3ab और यहाँ c अपॉन a प्लस b प्लस c। तो यहाँ आप इसका फॉर्मूला बना लेंगे। तो यहाँ इसने ए बी सी ये मान लिए हैं और यहाँ इसका फॉर्मूला बन रहा था। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब आप कंपेरिजन करोगे ए की वैल्यू ये बैठेगी बी की है सी की है तो आप अब आप ए प्लस बी प्लस सी से नीचे ये कट जाएगा तो अब आप बस ये बचेगा तो आप इसकी जगह ए बी सी की वैल्यू रख के इसे सोल्व कर देंगे। तो यहाँ आपके जो आंसर आ जाएगा यहाँ इसमें आप इनकी वैल्यू रख दें और इसे सोल्व कर दें तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.0007, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर आ चुका है 0.0007 48 का। अब आपके क्वेश्चन नंबर 49 एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे 6 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब और घनाभ का आयतन होगा 9 गुणा 6 गुणा 4। तो दोनों को बराबर रख दोगे और ए की वैल्यू आ जाएगी तो घन की भुजा की लंबाई आ जाएगी क्योंकि तीनों बराबर होती हैं घन की भुजा। तो यहाँ से आपकी लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ आप इसके ये बराबर रख देना ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपका आंसर आ चुका है 49 का 6 सेंटीमीटर। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में और 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंबे की लंबाई है। तो यहाँ कह रहा है कि 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में और 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 11/15। बाकी बचा कितना इसे 1 में से माइनस कर दो आप। तो 1 में से आप जब इसे माइनस करोगे तो बाकी बचा हिस्सा 10 मीटर पानी के ऊपर है तो इसके बराबर हो जाएगा ये 10 के। तो यहाँ कितना आ गया ये 4/15। 15 में से आप इसे माइनस कर दो ये हो गया 4/15 बराबर 10।
तो अब पूरे की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, यहाँ आपके आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। तो इसका 50 क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर आ गया 37.5 मीटर। तो अब हम आ चुके हैं भाग थर्ड सामान्य ज्ञान पर। 51 निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो आर्टिकल 50 है, यानी कि राज्य का नीति निदेशक तत्व। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, तो यही फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि मूल कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य कार्य, ये तो फंडामेंटल राइट हो गया, आर्टिकल 21A। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं है, और ये सी भी नहीं है, तो ये भी फंडामेंटल राइट है अनटचेबिलिटी वाला, आर्टिकल 17। 52 अलग अलग संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान तो करेगा नहीं, वो तो एक पुस्तक है। संघीय गृह मंत्री द्वारा, गृह मंत्री और काम देखता है। संसद द्वारा, बिल्कुल पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं तब जा करके प्रशासनिक ढांचा तय होता है, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। इसका आंसर हुआ सी। 53 एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी होनी चाहिए मिनिमम 21 वर्ष या उससे ऊपर। इसका आंसर हुआ सी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वह मोहम्मद शाह था, या हुसैन शाह था, या मुबारक शाह था? कौन था जौनपुर राज्य का अंतिम शासक? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर है आपका हुसैन शाह। तो आप जानते हैं कि 14वीं शताब्दी में सन 1400 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसकी स्थापना की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, ठीक है, जौनपुर राज्य की, क्योंकि उसका नाम जोना खां था तो उसी के नाम पर जौनपुर रखा गया। अब क्वेश्चन नंबर आ चुका है 55 पर। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो ये तो आपको पता ही है, नाना साहब। तो नाना के कान पूरे पकड़ लो। कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्यूटिफुल इन इंडिया के लेखक हैं? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? विशाल कहवा बागान यानी बड़े बड़े कॉफी के जो बगीचे हैं उनको क्या कहा जाता है? फजेंडा। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? केसरी किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। आंसर डी। कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? बड़ा और भारी भी बताना है। तो जीभ तो अंदर अंदर होती है, अग्नाशय यानी पैनक्रियास भी अंदर होता है। सिर और त्वचा ये दोनों भारी अंग है, लेकिन सिर त्वचा से छोटा होता है क्योंकि त्वचा तो पूरी बॉडी में फैली होती है। तो आंसर हुआ बी। इनमें कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है? ये तो आपको पता ही रहता है, बॉक्साइट। भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 के विजेता एवं उपविजेता क्रमशः कौन से देश हैं? तो इसका आंसर है इंग्लैंड और स्पेन। ये उस समय की करंट अफेयर्स का था जब 2017 में हुआ था, लेकिन अब लेटेस्ट करंट अफेयर्स आएगी, आप उसे अच्छे से याद कर लें, कम से कम 1 साल की। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? टंगिस्टन, नाइक्रोम, इस्पात, पीतल। सबको पता है नाइक्रोम, ठीक है, 10th क्लास में बहुत इसे आपने इसकी खूब स्टडी की थी। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? जब आप किसी चीज में, या जैसा आप कोई स्टील का बर्तन लो, टन देश उसमें मारो तो वो परावर्तित होकर हमारे कानों में सुनाई देती है, तो इसका आंसर वो परावर्तन। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? सचिन सान्याल, लाल बिहारी बोस, प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर। इसका आंसर है वीडी सावरकर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? पारित मतलब पास किया गया था, यानी उसे स्वीकार किया गया था या एडॉप्ट किया गया था। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, क्योंकि संविधान को पहले ही पास कर दिया गया था और उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो आप इसे इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर पूछे डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट यानी कि लागू करने की डेट, तो वो है 26 जनवरी 1950। बट अगर पूछे पारित यानी पास कब किया गया या स्वीकार कब किया गया, तो वो है 26 नवंबर 1949। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते?
तो इसका आंसर है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसका आंसर है आपका 1/3। कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, बहुजन समाज पार्टी। तो ये तो द्रविड़ मुन्नेत्र तो कहीं, तो इसका आंसर यही होगा, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। निम्नलिखित में से किस वर्ष को यूनाइटेड नेशन द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर है 2019। कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सासाइनी, जैमू, गंगोत्री, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर विशालतम हिमनद है। आंसर डी। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? ये तो सभी को पता है, अंडाकार। आंसर डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पाउना विद्रोह, ये पाउना विद्रोह है 1873, ये तो सही है। दक्कन किसान विद्रोह, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह, ये 1873 में हुआ था, शायद ये गलत है। कोल विद्रोह, ये तो इसने ये भी गलत दे दिया है। तो ये 1831 में शुरू हुआ था, इसमें 2 गलत दे दिए शायद, ये गलती से छप गया होगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर इन दोनों में, ये दोनों ही गलत हैं, तो इसका ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये 1831 में हुआ था कोल विद्रोह, और सन्यासी विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1700 में शुरू हुआ था, सन 1700 में। तो आप इसे एक बार अपने गूगल पर टाइप करके सर्च करके देख सकते हैं इसका आंसर, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 72 पर। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी किसके नेतृत्व में जारी रखा? तो जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो मराठों ने इस वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा मुगलों के खिलाफ लड़ाई। तो ये हैं आपकी ताराबाई, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, रमाबाई। तो ये आपकी ताराबाई थी, आंसर ए हुआ। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? अहमदनगर, शायद महाराष्ट्र में है। एक बार आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पर है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? तो ये था 1929 में, पहली बार तो 1929 में ही चुने गए थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो 1942 हो गया। लेकिन अगर पूछे कैबिनेट मिशन कब आया तो वो 1946 का। दोनों में कंफ्यूजन रहता, आप इसे ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। अब आ चुके हैं भाग 4 पर, ग्राम समाज और विकास। 76 में वोई ने निम्नलिखित में से किस समस्या को ग्रामीण समाज के संदर्भ में कहा था? तो ग्रामीण समाज के संदर्भ में अकाल और भूखमरी, किसानों से जबरन अनाज खरीदना, काला बाजारी और जमाखोरी, तो ये तीनों ही होते थे उनके साथ। तो इसका आंसर वो उपरोक्त सभी, आंसर डी। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ट्राइबल एरियाज, अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी में शादी से संबंधित एक समस्या है कि महिला की शादी जल्दी कर देते हैं, जो वैधानिक नहीं है। वैधानिकता हेतु शादी के समय वधू की उम्र होनी चाहिए। तो अभी तो वधू की उम्र कितनी है? 18 साल मानी जाती है, लेकिन जो संसद में भी बिल चल रहा है, तो वो बिल जब पास हो जाएगा तो लड़की की जो शादी की उम्र है वो 21 साल हो जाएगी। तो अभी इसका आंसर फिलहाल आपको क्या रखना है? कम से कम 18 वर्ष, ठीक है। अभी वो बिल जो है संसद में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सरकार जो है इसकी उम्र 21 साल करने जा रही है, शादी की उम्र लड़कियों की। सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूहों और वर्गों का स्थायी विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों में संलग्न होते हैं। यह किसका है? तो ये तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि पी जिसबर्ट का है। भारत के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो महिला सशक्तिकरण, तो इसका आंसर आपका महिलाओं को पहले संरक्षण दे जाने चाहिए, फिर उनका विकास, फिर उन्हें मजबूती या ताकत, उनकी शक्ति उन्हें देनी चाहिए, शक्तिकरण किया जाना चाहिए। आंसर बी हुआ इसका, ठीक है। अब आ चुके हैं एक अच्छी उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस की विशेषता बताइए। स्पष्टता, क्लियरिटी, सिंप्लिसिटी या प्रयोगसिद्धता। तो ये तो सभी होते हैं, तो प्रयोग सभी इसका आंसर है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
5 वर्ष का होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। कृषि रसायनों की उचित मात्रा और उसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञ की सलाह पर, सही लग रहा है। मिट्टी और फसल कीट रोग का परीक्षण करवाकर, यह भी सही है। वातावरण की परिस्थितियों जैसे वर्षा काल, हवा की गति आदि के अनुकूल होने पर, तो हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर है डी। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना पूरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो पूरा योजना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्यस्थों का उन्मूलन, यानी जो मीडिएटर उनको जड़ से उखाड़ना, जो बिचौलिया होते हैं। काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी सही लग रहा है। भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, ये भी सही है। तो चकबंदी भी, तो ये सारे सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ उपर्युक्त सभी। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? तो किस में मिली है भाई? पश्चिम बंगाल में मिली है, उत्तर प्रदेश मत कर देना। पश्चिम बंगाल में मिली है भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? खंडसारी, हथकरघा, मार्बल, खाद्य प्रसंस्करण, यानी फूड प्रोसेसिंग। तो यार इसमें है खंडसारी। खंडसारी मतलब खांडसारी होता है ये, ठीक है, खांड नहीं होती। चीनी सुनिए, चीनी, जिसमें चीनी में तो केमिकल मिला होता है, और बिना चीनी के जो केमिकल, चीनी बिना केमिकल के जो चीनी होती है उसे बोलते हैं खांड। तो ये खंडसारी इंडस्ट्री ग्रामीण उद्योग है। स्पीयरमैन ब्राउन किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं जी विश्वसनीयता से। भिन्नता करने की शक्ति का संबंध है, यानी वेदता से, पदवेदता से, पद विश्लेषण से, या उपर्युक्त सभी से। आंसर डी, सभी से। उत्तर प्रदेश में कव्वाल शहर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कव्वाली कहाँ कहाँ पर नहीं होती? कानपुर में भी होती है, आगरा में भी, लखनऊ में, मेरठ में नहीं होती है, ठीक है। तो कव्वाल शहर ये नहीं कहला जाता। तो इसका आंसर हुआ आंसर ए। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है? माता टीला, मेजा, ये तो है नहीं, रिहंद, रिहंद है, रामगंगा। तो यहाँ हम देंगे रामगंगा को, क्योंकि ये रामगंगा क्या है, उत्तराखंड में है, लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश में आती है, बिजनौर के राज्य में, कालागढ़ के मैदानों में, तो वहाँ ये सबसे बड़ा फिर यही माना जाता है। तो इसका आंसर आप रामगंगा देना, ठीक है। प्रदेश में किस भाग में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? नलकूप मतलब वही जो ट्यूबवेल देखे आपने, ट्यूबवेल, उनको ही नलकूप कहते हैं। तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो ये मध्य क्षेत्रों में होती है, ठीक है। अब आगे हैं 92, क्वेश्चन नंबर 92। एक हेक्टेयर का मान कितना है? एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? ये तो वोटर्स जो वोट डालते हैं उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। कौन सा कथन सही है? सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, ये भी सही है, और सामाजिक भी होती है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है, बिल्कुल अपने आप ही आ जाता है बदलाव। जब बच्चा बड़ा होता है, समाज को समझने लगता है, तो उसके अंदर अपने आप ही परिवर्तन आने लगता है, ये आपने देखा ही होगा। तो ये सभी सही है। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का स्वरूप है त्रिस्तरीय, ठीक है, जानते हो आप। ग्राम पंचायत होती है एक क्षेत्र पंचायत, और एक कौन सी होती है? वो जिला पंचायत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है? साख मतलब क्रेडिट, लंबे समय के लिए। कौन सी संस्था है वो? खाद्य ग्रामोद्योग आयोग, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या जिला सहकारी बैंक? तो यह है खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग। भारत ने ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किस सन में बंगाल सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करा? तो इसका आंसर है 1919। ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है लिंग अनुपात के मामले में, जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संबंध में, या फिर जनसंख्या के आकार के संबंध में। तो लिंग अनुपात के मामले में तो कोई नहीं देखता, बाकी तीनों चीजों को देखता है। तो इसका आंसर हुआ 2, 3, 4, आंसर डी। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। हैरेल्ड जेपीके ने ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करते हुए इनमें से किसे शामिल किया है?
तो हेरल्ड जेपीके ने ग्रामीण समाज का कैसे बांटा है, मतलब क्लासिफिकेशन कैसे किया है, तो संक्रमणशील कृषक गांव, अर्धस्थायी गांव या स्थायी कृषक गांव, बिल्कुल ये सभी हैं। तो इसका आंसर हुआ 99 का डी। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समाज से जुड़ा हुआ है, तो ग्रामीण समाज से तो यार कृषि जुड़ी हुई है ना, एग्रीकल्चर, तो इसका आंसर हुआ डी। तो यहाँ भी ये आंसर की देख सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, अगर आप अपनी शेयर आपसे आती है कोई अच्छी ट्रिक्स क्वेश्चंस को सोल्व करते समय, या आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसे डाल दिया है, यहाँ से एक ये हटा लेना। विच टाइप ऑफ लेक्चर या वीडियो डू यू वांट, आप किस तरह की वीडियोस या लेक्चर चाहते हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के लिए भी आप हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ये है। तो कैसी लगी आप हमारी वीडियो, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।